विद्यार्थियों, अभी तक आपने चार रेशियो पढ़े हैं। कल चौथा आपने पढ़ा था दीर्घकालीन शोधन संबंध अनुपात। इसमें चार अनुपात आपने पढ़े। नंबर एक पढ़ा था डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर दो पढ़ा था आपने प्रोप्राइटी रेशियो, नंबर तीन सॉल्वेंसी रेशियो और चौथा पढ़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कल मैंने आपको समझाया था शेयर होल्डर फंड निकालने के दो तरीके होते हैं। कल दो क्वेश्चन लिए थे, उसमें आपको शेयर होल्डर फंड या नेटवर्क एसेट अप्रोच से निकालने का तरीका बताया। उसमें आपने टोटल एसेट में टोटल डेब्ट्स घटाया था। आज मैं आपको समझा रहा हूं लायबिलिटीज अप्रोच से आप कैसे शेयर होल्डर निकालेंगे और किस प्रकार से। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं चारों का, और उसके बाद में आज नया रेशियो करेंगे इसमें विनियोग विश्लेषण या बाजार जांच अनुपात। तो सबसे पहले कल का थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें दीर्घकालीन शोधन संबंध अनुपात का, यानी पूंजी संरचना अनुपात, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का। इसमें ऋण संबंध अनुपात, स्वामित्व अनुपात और शोधन संबंध अनुपात तीन आपको निकालने। सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें आपको दिया गया इक्विटी कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पेन लॉस ये हानि है, और उसके बाद 1% वेंचर लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और करंट लायबिलिटी 4 लाख, गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये आपको मदद दे रखी है। तो आपने कल जो तीन रेशियो इस पूंजी संरचना में स्टार्टिंग पढ़े थे उसमें आप रेशियो पे लिखें। उसके बाद में तीन टिप्पणी आएगी, फिर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट आप देखना नंबर एक डेब्ट्स इक्विटी रेशियो बराबर टोटल डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, या कह सकते हैं नेटवर्क भी कह सकते हैं आप। अब हालांकि इसका एक से जगह सेकंड और सूत्र हो सकता है। इस टोटल डेब्ट्स की जगह आप लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी आप लेके कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी समझा, आज समझा रहा हूँ, फिर वैकल्पिक आपको समझाऊंगा इसके साथ में, और इसके बाद में समझाता हूँ। चलो ये ले लो। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। इनमें अंतर ये है कि यहाँ टोटल डेब्ट्स कुल दायित्व, कुल बाहरी दायित्व में करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों लिए हैं, और यहाँ आपका केवल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आएगा जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के जो दायित्व बाहरी दायित्व उसको लेना होता है। दोनों राइट है, जैसे आप उच्च समझा करें। अब उसके बाद में सेकंड आपने लिया था प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात बराबर शेयर होल्डर फंड स्वामित्व कोष अपॉन टोटल एसेट। नंबर तीन लिया था आपने सॉल्वेंसी रेशियो। इसका सूत्र लिया था टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये आपके तीन सूत्र हैं। फर्स्ट के दो टोटल लिए, कल मैंने एक लिया था, आज आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। यहां टोटल डेब्ट्स है या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, या टोटल डेब्ट्स में करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों का योग है, और यह केवल दीर्घकालीन अवधि के जो ऋण है, दायित्व है, जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लोन हो, उसको आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और वही उसके बाद में सेकंड थर्ड। अब आपको टिप्पणी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट जो टिप्पणी है वो इसमें तीन टिप्पणियां निकालनी पड़ेगी। नंबर एक वर्किंग नोट, नंबर एक टोटल डेब्ट्स की गणना, कुल बाहरी दायित्व इसको कहेंगे, कुल कर्जा। अब इसमें दोनों प्रकार की लायबिलिटी आएगी। देखिए इक्विटी, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट नहीं आएगा। नंबर एक 1% डिवेंचर रुपीज
रुपीज 11 लाख। उसके बाद दिया लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राशि आपको दिया है 8 लाख, 8 लाख। उसके बाद दिया है करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज, राशि आपको दी 4 लाख, 4 लाख। इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है। जोड़िए 11, 19 और 23, 23 लाख रुपए, ये आपका कहलाएगा टोटल डेब्ट्स। अब सेकंड इसी का वेटेज शुक्र लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में दोनों आएगा सिर्फ एक वेंचर और SBI की ऋण 11, 19 लाख। इसकी टिप्पणी दे रहा हूं, सीधा समझे, 4 लाख को छोड़ दी। अब उसके बाद में सेकंड टिप्पणी है वो आपके टोटल एसेट, टोटल एसेट की गणना। इसमें आप देखिए गुडविल ये अमूर्त संपत्ति है लेकिन इसका मूल्य होता है गुडविल, राशि आपको दी है रुपीज 5 लाख, ये 5 लाख। फिर ये अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, राशि 25 लाख, 25 लाख। फिर आपको दिया करंट एसेट, चालू संपत्तियां, करंट एसेट, राशि आपको दी है 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। जोड़ी 5, 25, 30 और 20, 50 लाख। ये 50 लाख आपकी टोटल एसेट। अब उसके बाद में अब नई चीज आप जो सीख रहे हैं वो आपका तीसरी टिप्पणी है, शेयर, शेयर होल्डर फंड। कल मैंने आपको समझा इसके 4 नाम हैं, शेयर फंड कर सकते हैं, नेटवर्थ कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी फंड कर सकते हैं, इंटरनल इक्विटी कर सकते हैं। अब इसमें 2 अप्रोच जो होती हैं, एसेट अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। वही सब आएगा जैसे आप टोटल एसेट में टोटल बढ़ाइए 50 लाख में 23 का बढ़ाओ, ये आपका आएगा 27 लाख। अब सभी तरीका होता है लायबिलिटी अप्रोच, तो यहां देखना मैं ले रहा हूं लायबिलिटी अप्रोच का, लायबिलिटी अप्रोच। अब इसमें आपको क्या करना है, याद रखें, जो शेयर कैपिटल है, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, दोनों पूंजी रहे, और नंबर 2 रिजर्व है, सरप्लस जितने भी लाभ है, और उसके बाद में एकत्रित जो हानियां हैं और कृत्रिम संपत्तियां हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, उनको आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और स्टेट पेमेंट डेबिट से लॉस है, इसमें 2 आपके लाभ है, एक हानि है। जोड़िए, सॉरी, एक जनरल रिजर्व लाभ है, ये आपकी हानि है और आपकी पूंजी है। तो इसका सूत्र है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, लॉसेस और प्लस कृत्रिम संपत्तियां। यहां आप ले सकते हैं फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट इन कृत्रिम संपत्तियां। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है फर्स्ट इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, राशि दी है 18 लाख, ये 18 लाख। उसके बाद दिया जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, ये लाभ का हिस्सा है, राशि आपको दी है 10,50,000, 10,50,000। फिर दिया स्टेटमेंट P&L यानी लॉस आपको दिया है 1,50,000 लेस, इसको जोड़िए, ये आपका 28,50,000 और लेस स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L का DRC से लॉस का DRC से लॉस 1,50,000, ये बचेगा 28.5 लाख में डेटा घटाई 27 लाख। ये 27 लाख जो है ये आपकी निकली है सिल्वर फंड। ये आप तरीका समझा है। कल जो आपने पढ़ा था वो तरीका था टोटल एसेट में टोटल बढ़ाइए 50 लाख में देश का 27 से आएगा। इस तरीके से आपने सारी बातें निकाल दी है। अब अप्लाई कीजिए इसको।
फर्स्ट आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेब्ट्स आपकी है 23 लाख रुपीज, 23 लाख अपॉन रुपीज शेयरहोल्डर फंड 27 लाख अपॉन 27 लाख रुपए बराबर। सेकंड लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने बात समझाई, 8% इंटरेस्ट और लॉन फ्रॉम एसबीआई 19 लाख, इसी को आप दे सकते हैं यहाँ में 19 लाख रुपीज, 19 लाख अपॉन 27 लाख वही। इसके दो सूत्र हैं, कल आपने एक सूत्र समझा था मैंने आपको, और आज मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। इसके अंदर टोटल डेब्ट्स बटे शेयरहोल्डर फंड एक, और यहाँ में आप ये भी ले सकते, दोनों राइट है। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इसमें एक वर्ष से अधिक अवधि की जो ऋण होते हैं, कर्जा है, दायित्व है, उसको लेना होता है। उसमें दो लिए हैं, एक डिवेंचर है, एक लॉन फ्रॉम एसबीआई है। अब उसके बाद में नंबर 3 नंबर 2 प्रॉपर्टी रेशियो, स्वामित्व अनुपात, शेयरहोल्डर फंड और टोटल एसेट्स। शेयरहोल्डर फंड आपका 27 लाख है, यानी ये बराबर रिपीट 27 लाख अपॉन रिपीट टोटल एसेट्स आपका 50 लाख बराबर। अब उसके बाद में तीसरा आपका लास्ट सॉल्वेंसी रेशियो, टोटल डेब्ट्स आपके 23 लाख, ये 23 लाख रुपीज, 23 लाख अपॉन टोटल एसेट्स 50 लाख बराबर। अब इसको आपको निकालना पड़ेगा कितना इसका रेशियो आया है। अच्छा क्वेश्चन है, खास मुझे आज समझाना था। शेयरहोल्डर फंड लायबिलिटी जब आप कैसे निकालते हैं, उसमें आपने शेयर कैपिटल प्लस शेयर सरप्लस और माइनस आपने किया था कृत्रिम संपत्तियां और लॉसेस। तो फर्स्ट आप देखना डेब्ट इक्विटी रेशियो में 23 लाख बटा 27 लाख में 23 बटा 27, 23 अपॉन 27 ये 0.85 अनुपात 1। इसका आशय है यदि स्वामी की पूंजी 1 लगी हुई है तो जो बाहरी ऋण है वो 85 लगे हुए हैं। जो एसेट परचेज की है उसमें 1 रुपया कंट्रीब्यूशन एसेट परचेज करने में यदि आपका बाहर इंटरनल इक्विटी का है या कह सकते हैं स्वामी पूंजी का है तो 85 से बाहरी खर्चों का है। सेकंड इसी का लॉन्ग टर्म डेब्ट में लिया 19 लाख बटा 27 लाख, ये वैकल्पिक है 19 लाख अपॉन 27, 19 बटा 27 0.70 अनुपात 1। उसके बाद आपको दिया है सेकंड प्रॉपर्टी रेशियो 27 लाख बटा 50 लाख, 27 बटे 50 0.54 बराबर 0.54 अनुपात 1। इसका अर्थ होता है जो एसेट में निवेश 1 रुपया है उसके लिए व्यवस्था हमने जो स्वामित्व पूंजी है उसके 4 पैसे से की है। तो सेकंड जो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा डेब्ट से बाहर ऋण से किया है, 1 में से 0.54 बढ़ाइए 0.46 आ जाएगा, तो इसका सीधा आ जाएगा 23 लाख बढ़ाना से 0.46 अनुपात 1। यानी कुल संपत्तियों में 46% है वो योगदान है परचेज किया टोटल डेब्ट से, और जो सेकंड ऑफ 54% जो है वो निवेश किया हमने शेयरहोल्डर फंड से। अब उसके बाद में आइए इसी का जो सेकंड प्रश्न है वो लेते हैं अपन। देखना सेकंड जो आपने लिया है इंटरेस्ट रेशियो वाला क्वेश्चन वो बहुत उपयोगी है। कल जो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था और उसमें आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर आप इसको लागू किया था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट का भाग दिया था। और याद रखना क्या क्वेश्चन में निम्नलिखित सूत्रों से ऋण सेवा अनुपात, इसके दो नाम हैं, डेब्ट सर्विस रेशियो कह सकते हैं या ब्याज व्याप्ति अनुपात। इसमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,08,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 40%, 8% इंटरेस्ट आपका 2,50,000 और आपको पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट आप सूत्र लिखें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनकम टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट, स्थिर ब्याज, फिक्स इंटरेस्ट। इसका बात लेते हैं, कल भी आपको समझा था। मुझे बात समझानी खास, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट की गणना कैसे करेंगे। कल जो क्वेश्चन दिया था आपको निकाल के रखा था, यहाँ आपको दिया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स, यानी ब्याज वक्त घटाने के बाद का लाभ दे रखा है, तो आपको टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा, ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो कैलकुलेशन आएगी वह कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। और भाग इससे ब्याज का 1% वेंचर 2,50,000 है, 2,50,000 का 8% 220,000 हुआ। तो फर्स्ट आप वर्किंग नोट दीजिए, वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की गणना। अब आपको दिया गया इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये जो आपको दे रखा है वो ब्याज वर्ग कर घटाने के बाद का है। अब जोड़िए, फर्स्ट टैक्स जोड़ो, उल्टा चलना पड़ेगा, एड टैक्स। यहाँ ध्यान देना, थोड़ा समझे, गणित की बात है। तो 1,08,000 ये ब्याज पर घटाने की बात है, अपॉन, अब यहाँ देखना टैक्स भी घटा हुआ 40% है, इसका मतलब ब्याज घटा हुआ है, टैक्स घटा हुआ है, तो 40% टैक्स की रेट का मतलब 100 में 60, ये जो आपका 60 के बराबर है। 100 रुपये कमाए और 40% सरकार ने टैक्स भरा, तो बाकी बचा 1,08,000 नेट प्रॉफिट है। अब ये 60 के बराबर है और इनटू 40 जो भी आएगा। अब उसके बाद में एड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक ही ऋण पत्र है, एक ही मतलब प्रतिभूति है, लॉन्ग टर्म लोन के रूप में डिवेंचर। अब यहाँ 2,50,000 का 8 220,000, ये 20,000। अब इसको आप संभालिए, 1,08,000 बटे 60 इंटू 40, ये आपका टैक्स आ जाएगा वापस, जो घटा हुआ है पहले इसको जोड़ रहे हैं। 1,08,000 अपॉन 60 इंटू 40, ये आएगा 72,000 रुपये। ये 72,000 रुपये, ये 72,000 रुपये आपका टैक्स था जो जोड़ा हमने, और ये 60 के बराबर 1,08 है, और 40% आपका ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 100% आ जाएगा। 1,8 और 1,80। अब जोड़िए इन तीनों को, 1,8 1,80, 1,80 और 20, 2 लाख रुपीज, 2 लाख। ये जो निकला है ये निकला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। कितना निकला? 2 लाख। यहाँ का रुपीज 2 लाख अपॉन रुपीज। जो फिक्स इंटरेस्ट है आपका 20,000, जो आपने इस 8% निकाला है 2.5 लाख का, ये 20,000 बराबर 10 टाइम्स इसका याद होता है। इस कंपनी ने जो लाभ है वो ब्याज की तुलना में 10 गुना है वो कमाया है। लाभ कमाया 2 लाख और ब्याज भरा 20,000, इसका 10 टाइम्स है वो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। तो ये आपने कल वाला क्रिया है। आज मैं शुरू करूंगा वो आपका विनियोग विश्लेषण है, बाजार जांच अनुपात, यानी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। इस पर 3 रेशियो आएगा। इसमें अर्निंग ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी जितना लाभ प्रत्यक्ष कमाया है उसका कितना हिस्सा लाभांश में बांट दिया है। ये तीनों गणित निकालेंगे। आज फिर एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। लास्ट आपका जो रेशियो बचा हुआ है वो आपका विनियोग विश्लेषण या बाजार जांच अनुपात। इसके अंतर्गत अंश पत्रों के संबंध में काफी अनुपातिक या अनुपात से विश्लेषण किया जाता है। जो अंशदारी होता है वह देखता है कि प्रत्यंश अर्निंग पर शेयर कितना है और लाभांश प्रत्यंश कितना प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो रोका गया लाभ वो कितना है। तो 3 रेशियो आपके कोर्स में है। फर्स्ट आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर प्रत्यंश अर्जन अनुपात, सेकंड आपका है डिविडेंड पर शेयर यानी लाभांश प्रत्यंश कितना प्राप्त हुआ है समतांशों पे, और तीसरा आपका है डिविडेंड पे आउट रेशियो लाभांश भुगतान
की स्थिति क्या है। तो 3 आपके रेशियो हैं, तीनों के लिए आप 2 क्वेश्चन में ले रहा हूँ। इस पे देखना बहुत सिंपल सा है, 3 आपके रेशियो सिंपल है। प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो तीनों पूछे हैं। दिया गया है क्वेश्चन में 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अंश 2 प्रकार के होते हैं, समतांश, अधिमांश। यहाँ आपको इक्विटी शेयर दे रखा है 50,000 है, 10 रुपये वाले अंश है, 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है। फिर आपको सेकंड 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 2000 को 100 से गुणा कर 2 लाख। 2 लाख जो अधिमांश पूंजी है उसका 10% लाभांश की दर आपको दे रखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या टैक्स कटाने के बाद का जो लाभ दिया है 380, इसका मतलब ब्याज पर घट चुका है, ब्याज के बाद टैक्स करता है। और उसके बाद आप देखना जो फर्स्ट आप निकाले अधिमांश का जो लाभांश किस तरीके से समायोजित होगा। फिर आपका इक्विटी शेयर डिविडेंड जो दर दे रखी है समतांश लाभांश की 40% है। 3 है। तो फर्स्ट आपका है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, इसको आप कह सकते हैं ईपीएस, ईपीएस प्रति अंश, यानी टैक्स घटाने के बाद और अधिमांश के लाभांश घटाने के बाद जो लाभांश बचेगा या जो लाभ बचेगा सॉरी, उस पर इक्विटी शेयर्स का अधिकार है और उसमें से कुछ लाभांश में वितरित किया जाएगा हिस्सेदारियों में, शेष को रिटेन प्रॉफिट या रोका के लाभ बनाएगा। भविष्य की आकस्मिकताओं से बचने के लिए कुछ लाभ को रोका जाता है। तो यहाँ देखना अर्निंग पर शेयर, इसका सूत्र है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, यानी अधिमान अंशों पर जो लाभांश बनता है उसको अपन घटाएंगे, शेष जो लाभ बचेगा उस पे हमेशा इक्विटी शेयर्स का ही या इक्विटी होल्डर्स का अधिकार होता है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ये कंपनी का एक क्वेश्चन आएगा, इसको अभी बढ़ाना बाकी है, उसमें आप इसको समझेंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएंगे और समता अंशों की संख्या का भाग देते हैं, तब निकलेगा एक अंश पर कितना अंशदारी कमा रहा है वो राशि निकलेगी। तो याद रखना नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 3,80,000 है रुपीज, 3,80,000 माइनस, याद रखना अधिमान अंशों पर जो लाभांश बनता है बढ़ेगा 10% है, 2,000 × 100 2 लाख, 2 लाख का 10% माइनस 20,000, 20,000 रुपये बढ़ेगा अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको दे रखे हैं 50,000 अपॉन 50,000, ये नंबर ऑफ शेयर है, रुपये नहीं है, बराबर। अब याद रखना इसका शुद्ध रूप ले लीजिए, बराबर 380 में से 20 घटाओ, 3,60,000, 3,60,000 अपॉन 50,000 अपॉन 50,000 भाग दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 7 में 20 7 में 35 सॉरी और 35 1 5 10 7 रुपये 20 पैसे, 7 रुपये 20 पैसे एक अंश पे 10 रुपये का शेयर है और उसके पीछे 7 रुपये 20 पैसा अंशदारी कंपनी कमा रही है 7 रुपये 20 पैसा। अब उसके बाद में सेकेंड डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, इसका सूत्र है डिविडेंड, डिविडेंड पेड टू होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका असर होता है जो समतांशधारी है उनको कुल कितना लाभांश दिया है और भाग देंगे कुल समतांशों की संख्या का बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, समतांशों की संख्या का भाग देंगे और ये समतांशों की संख्या हमेशा भारी प्रतिशत की संख्या होती है। अब यह डिविडेंड पेड टू इक्विटी होल्डर्स क्या देखिए, इक्विटी शेयर्स डिविडेंड एट द रेट ऑफ 40%, जो लाभ कमाया है उसका 40% है, इक्विटी शेयर पूंजी का 40% है वो लाभांश में बांटा है। तो अधिमान इक्विटी जो पूंजी है 50,000 × 10 5 लाख, 5 लाख का 40% होगा 2 लाख, ये 2 लाख रुपए, लाभांश होगा 2 लाख रुपए। पुनः समझो 2 लाख कैसे आया, इसके 2 तरीके निकाले, एक तरीका तो इसी को पहले ये 5 लाख रुपए है और 5 लाख का 40% समतांश पूंजी का 40% होगा 2 लाख रुपए, ये लाभांश माना जाएगा।
और अपॉन नंबर ऑफ शेयर 50,000, 1 2 3 4 4 रुपये, 4 रुपये हमने प्रत्यक्ष लाभांश भुगतान किया। अब देखिए समझने की बात है, 7 रुपया 20 पैसा प्रत्यक्ष कमाया है, उसमें 4 रुपये अंसारी को लाभांश में बांट दिया, शेष बचेगा आपका 3 रुपये 20 पैसा, वह कहलाएगा रोका गया लाभ। और नंबर 3, अब इसी के बारे में एक और समझ देता हूँ। यहाँ देखना, यहाँ जो आपको एक अंश है वो आपका 10 रुपये का है, 10 रुपये का 40%, 4 रुपये, ये 4 रुपये सीधा आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने निकाला है कुल पूंजी का 40%, समता पूंजी का 2 लाख रुपये है, 50,000 शेयर का भाग दिया और सीधा निकाला जाए तो 10 रुपये प्रति अंश जो अंकित मूल्य है उसका 40% जो है वो 4 रुपये बनते हैं। नंबर 3, डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको बोलते हैं लाभांश भुगतान अनुपात। इसका सूत्र सीधा सा है डीपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस। फर्स्ट ने सेकंड का भाग दिया, सॉरी सेकंड ने फर्स्ट का भाग दिया, फर्स्ट आपने ईपीएस निकाला था और डीपीएस आपका 4 रुपये अपॉन 7 रुपया 20 पैसे बराबर। इसके आशय है कि 7 रुपये 20 पैसा कंपनी कमा रही है प्रति अंश और कंपनी अपने हिस्सेदारों को 7 रुपये 20 पैसे में से 4 रुपये प्रति शेयर लाभांश में भुगतान करती है। शेष जो आपको 3 रुपये 20 पैसा बचेगा वो रोका गया लाभ पड़ेगा। अब 4 × 100 करें, इधर आ जाएगी। अब यह निकाला 4/7/20 × 100 करें, या 100 नहीं करें तो भी आपका दशमलव आएगा, वो भी तो राइट है। 4 अपॉन 7/20 × 100, 55.55, 55.55 और 100 का भाग आप नहीं देंगे तब निकलेगा 0.55। तो कहने का आशय है ये 7 रुपये 20 पैसे में से 4 रुपये का लाभांश में भुगतान कर दिया, यानी करीब 55.55% है वो लाभांश में चला गया। इस तरीके से हमने तीनों निकाले। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं इसी का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन आपका 2 लाख है, टैक्स की रेट 30%, रिटर्न अर्निंग अच्छा क्वेश्चन है, रोका गया लाभ आपको दिया 60,000 और इक्विटी कैपिटल 30,000 × 10 3 लाख है, नंबर से 30,000 है। और वही तीनों बातें पूछी है, मैंने लिखी निशान गया है तीनों बातें। नंबर 1 ईपीएस या अर्निंग पर शेयर बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इस प्रश्न में आपको निकालना पड़ेगा, इसमें आपको दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 5 लाख रुपए है, ब्याज वगैरह घटाने से पहले का दे रखा है, आपको बात अच्छी है तो फर्स्ट में देना नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की गणना। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे रखा है 5 लाख रुपए, 5 लाख। अब इसमें पहले घटेगा ब्याज लेस इंटरेस्ट, ब्याज आपको दे रखा 2 लाख रुपये सीधा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दे रखा 2 लाख, 2 लाख बढ़ाई बाकी 3 लाख लेस टैक्स की रेट आपको 30%, 3 लाख का 30 90,000, शेयर का 2,10,000। अब यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट आपका आएगा 2,10,000 ईपीएस बराबर रुपीज, ये 2 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर देखना, इक्विटी कितने हैं या दे रखा आपको क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ शेयर 30,000 है, अपॉन 30,000 बराबर। अब यह देखना 2 लाख रुपए, सॉरी
2 लाख नहीं 210 है, 2,10,000 अपॉन 30,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4 7 21 7। एक कंपनी प्रति अंश जो है 7 रुपये की दर से कमा रही है अर्निंग पर शेयर। और उसके बाद में जो सेकंड है यहाँ लेता हूं, नंबर 2 देखता हूं। नंबर 2 या आपका 7 क्वेश्चन दे ले रहा हूं भाई, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस बराबर डिविडेंड पेड टू इक्विटी होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये अच्छा टुकड़ा है। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, आप देखिए डिविडेंड पेड टू होल्डर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ टोटल आपने रोका के लाभ दिया 60,000, इसमें इक्विटी अंशों के लाभांश की दर नहीं रखी है, लेकिन कितना लाभ रोका 60,000 है। अब यहाँ 60,000 कुल जो लाभ आपका 210 आया है, 210 में 60,000 बढ़ाई, लाभ बचाई 50, आएगा 1,50,000 रुपये। कैसे आया देखिए आप उसमें, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 210 लेस रिटेन प्रॉफिट, रिटेन रोका गया प्रॉफिट 60,000, बाकी बचा ये 50, ये 50 से ही लाभांश माना जाएगा। डिविडेंड टू इक्विटी होल्डर्स, डिविडेंड टू इक्विटी होल्डर्स है 50 अपॉन नंबर ऑफ शेयर आपके 30,000 है, ये 30,000 का बाकी बराबर 5 रुपया प्रति अंश लाभांश भुगतान किया, 7 रुपये कमाया प्रति अंश, 5 लाभांश दे दिया। और नंबर 3 डिविडेंड पे रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो बराबर डीपीएस अपॉन ईपीएस, अर्थात डीपीएस आपको प्रतिशत से निकालो तो ऐसे निकालो, दोनों राइट है। डीपीएस आपका 5 रुपये बटे कमाई कितना 7 रुपये, 5 बटे 7, मैंने 7 रुपये कमाए, उसमें 5 रुपये लाभांश को दे दिया, तो कितने गुना है वो कमाई का डीपीएस दिया है, वो आ जाएगा 5 बटे 7, 0.71 परसेंटेज निकालेंगे, 71.42% आएगा। इसका अर्थ होता है जितना कमाया है 71.42% है डिविडेंड रूप में जारी कर दिया। इस तरीके से आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये आपका लास्ट रेशियो था, विनियोग विश्लेषण अनुपात कर सकते हैं, बाजार जांच अनुपात कर सकते हैं। ये जो रेशियो है शेयर होल्डर्स के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इसके अंदर आपके 3 ही क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, सेकंड डिविडेंड पर शेयर है, तीसरा आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब तीनों का परस्पर का संबंध है। इसमें कुल मिला के बाद आपको ये आनी चाहिए कि ईपीएस क्या है, एक अंश पे कंपनी ने कितना रुपया कमाया है, जो प्रॉफिट होता है, फिर ब्याज करता है, फिर टैक्स करता है, फिर अधिमान अंशों का लाभांश करता है, उसके बाद जो लाभ होता है उसके ऊपर अधिकार होता है इक्विटी होल्डर्स का। उसमें कुछ लाभांश में बांटा जाता है, कुछ लाभ भविष्य की आकस्मिकताओं के लिए, भविष्य के लिए रोक दिया जाता है, उसको बोलते हैं रिटर्न प्रॉफिट, रोका गया लाभ। नेक्स्ट आपका है कुछ और, इसके वीडियो 3 और लूंगा मैं स्पेशल, तो नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।